आगे सभी नहीं आया बहुत सारा। चलिए गुड इवनिंग और जय हिंद सबको। लास्ट क्लास में कहां तक देख लिया था? पाषाण काल ही में क्या से चल रहा था क्या यहाँ पे? आधुनिक पाषाण काल हो गया था, है ना। देखिए हमने पाषाण काल को कितने भागों में बांट करके पढ़ा था? 3 भाग में। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसी को हम लोग आधुनिक पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो 3 मुख्य पार्ट थे पाषाण काल के हमने देखे थे, और ये जो नव पाषाण काल है वो नव पाषाण काल का ही अंतिम भाग आप क्या मान सकते हो? ताम्र पाषाण काल। ये जो तीनों पार्ट है इनमें से जो 2 पार्ट है पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल, ये दोनों हिम युग का हिस्सा था। मानवों का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक, जो मेन डेवलपमेंट हुआ मानव का वो कहां पे हुआ? नव पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद पिछला अगर आपको याद होगा, कहाँ गया, कहीं दिख रहा है क्या जी? अगर पिछला क्लास आपको याद होगा तो हमने उससे पढ़ा था कि पहले जो सबसे पहला वाला काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको मैंने बताई थी याद रखने के लिए। कौन कौन सी? एक तो आपको स्थान याद रखना है जहां से शैल चित्र मिले थे, और दूसरा उससे खोजकर्ता का नाम। ठीक है, पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता के रूप में हम किसका नाम देखते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम हम देखते हैं। और इसके बाद जो स्थान याद रखना था आपको कि वो कहां से मिला था उनको कोई अवशेष, तो क्या मिला था उनको? हैंड एक्स मिला था। स्थान याद रखिए कौन सा? तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से। तो ये हो गया पल्लवरम। पल्लवरम व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस। अधिकतर नाम उसको रॉबर्ट ब्रूस ही कहा जाता है, पूरा नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक, इसी काल में हमको आग देखने को मिला था पहली बार, क्योंकि आग का अस्तित्व तो तब से है जब से दुनिया बनी है। तो लोगों को जानकारी तो थी लेकिन वो उसको समझने में या उसका यूज जानने में उतने सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद जो सेकंड देखा था हमने, कौन सा काल था? मध्य पाषाण काल। ठीक है, मेसोलिथिक एज। यहाँ के हमको केवल 2 से 3 चीज मैंने बताई थी। जो स्थान, जैसे पशुपालक हो चुके थे लोग, पशुओं को पालना आता था इनको। किस स्थान से कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं इसके पशुपालन के? महदहा यूपी में। इसके अलावा एक और नाम बताया था आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। क्या अवशेष मिले हैं? आवास के संकेत यहाँ से मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल से ना आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। और ध्यान रखना, जब भी पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा नहीं पूछा है कि पूरा पाषाण काल का है कि मध्य पाषाण, वो केवल पाषाण काल ही पूछेगा, स्टोन एज। तो उतना भी आप लोग याद रख लिए तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये पूरे सेगमेंट से ही क्वेश्चन कम पूछता है। क्योंकि इसका जो पूरा इतिहास है वो एकदम साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है, वैज्ञानिक पद्धति पे बेस्ड है। तो इतना वो इतिहास का भाग हम उसको नहीं मानते। वो रिसर्च का विषय है, तो रिसर्च का विषय हमारे यहाँ ज्यादा नहीं पूछता। हमारे यहाँ जो मानविकीय सब्जेक्ट है, जो सामाजिक डेवलपमेंट हुआ, उससे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी में जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, लेकिन पीएससी और व्यापम वगैरह में आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, सबसे मेन कौन सा था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपको केवल एक ही जगह आप याद रखिए तो आपका पूरा नवपाषाण काल याद हो जाए। हमने क्या देखा था? कृषि। नवपाषाण काल में हमने क्या देखा? कृषि। लोगों ने कृषि करना सीख लिया था। ठीक, उनको पता था कि एक पौधा बनने के पीछे का कारण क्या है? एक बीज है। तो एक बीज को अगर हम वापस जमीन पे बोते हैं तो वो वापस से पौधा बन के हमें और बहुत सारे बीज दे सकता है। ये मेथड उनको पता चल गया था। जैसे ही इस बात की उनको जानकारी हुई, उन्होंने क्या किया? खेती करना स्टार्ट कर दिया उन्हीं बीजों से। ठीक, अब चूंकि वो खेती करना स्टार्ट कर चुके थे तो उनको क्या मिला? उनकी आवश्यकता थोड़ी सी बढ़ गई और वो क्या हो गए? स्थायी निवासी बन गए। ठीक, तो कृषि के आने से क्या हुआ? यहाँ पे स्थायी निवास।
ठीक है, ये देखा था हमने, कल नहीं देखा था, लास्ट देखा था ना। स्थायी निवास की प्रवृत्ति लोगों में आ गई। कृषि का आपको अवशेष कहां से मिलेगा? नवपाषाण काल में। कृषि का और प्राचीनतम रहवास स्थल या फिर बस्तियों का अवशेष कहां से मिलेगा? मेहरगढ़ कहां पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहां पे लोगों का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो गया था। लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन के पास जाकर के अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, देखो इसके पहले भी आदमगढ़ वाला जो मिला था आपको साक्ष्य वगैरह, ठीक, वहां पे भी स्थायी प्रमाण मतलब निवासी के निवास करने के प्रमाण मिले, लेकिन वो पुख्ता नहीं है। आप ये डायरेक्टली नहीं कह सकते या फिर एकदम मजबूती से ये बात नहीं कह सकते कि वाकई में वहां पे बस्तियां रही होगी, लेकिन यहां से आपको मिलेगा। कहां से? मेहरगढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ से। कृषि के कारण ही क्या हुआ था? मृत भांड आपको कहां से मिला? कहां से? मृत भांड के साक्ष्य कहां से मिले? चौकड़ी माड़ी। इसके अलावा इस काल में पहिए का विकास भी हुआ। ठीक, लोगों ने पहिया बनाना सीख लिया था। और क्या देखा? और बताओ। आग। आग का यूज करना मानवों ने कब सीखा? इसी काल में सीखा। ठीक है, आग की खोज कब हुई? आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल। और आग को यूज करना कब सीखा इन्होंने? नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखो आगे, हमारे पास स्थायी निवास था, लोग आपस में रहने लगे। ठीक, अब स्थायी रूप से रहोगे तो आपके पास सबसे पहले तो प्रभाव क्या पड़ेगा? परिवार बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति घर से कमाने खाने निकल जाता है, परिवार बढ़ जाता है डेफिनेटली। आजकल ऐसी परंपरा कहाँ है कि सारे लोग एक ही घर में रहे, 8, 10, 20, 25 लोग एक घर में रहे। ऐसी पहली प्रथा थी, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जैसे गांव में हो सकती है, तो गांव में लोग क्या करते हैं, अब शहर जाने लगे हैं। तो शहर जाने से क्या हुआ? जो शहर गया वो वापस नहीं आया, और जो शहर का गया वो शहर का ही होके रह गया, परिवार टूट गया। होता है ऐसा, उसके बाद उसका गांव से नाता ही टूट जाता है। यहां पे क्या हुआ, जब लोग स्थायी रूप से निवास करना स्टार्ट किए तो उनके बीच में परिवार जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसा टाइप का परिवार बढ़ा। ठीक, कुछ और समूह जब आसपास में रहने लगे तो उनके बीच में पारिवारिक मेल जोल बढ़े। ठीक, अब मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है ना। बिना समाज के आप अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जानवर भी सामाजिक होते हैं। कुछ ही जानवर आपको मिलेंगे जो एकांत वास करते हैं, लेकिन अधिकतर जो जानवर होते हैं वो सामाजिक होते हैं। ठीक है, अब मेल जोल बढ़ा आपस में, तो अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ। विचारों के आदान प्रदान से क्या हुआ? उनके बीच में सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, आपस में एक दूसरे से सीखा। ठीक है, एक सामाजिकता का विकास हुआ उनके बीच में, सोशलिटी, सामाजिकता का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? एक उनके बीच में सामाजिकता की स्थिति बनी। ठीक है, समाज से बना समुदाय। जब उनके आचार विचार मिलने लगे, आपस में वो एक ही तरीके का काम करने लगे। ठीक, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना सब एक समान होने लगा, तो समुदाय का विकास हुआ। समुदाय से समाज बना, और यही समाज जब थोड़ा बढ़ गया तो इसके बढ़ने से क्या हुआ? संस्कृतियों का विकास हुआ। तो आपको संस्कृतियों का विकास देखने को मिलेगा कहां? नहीं, ताम्रपाषाण काल में। नवपाषाण काल तक हमारे यहाँ अवशेष केवल कृषि के मिले हैं, किसी संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है,
ये सारा का सारा डेवलपमेंट कब होगा? ये जो सारा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं मनुष्य का, ये कब होगा? तो ये होगा ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल, ये पूरा डेवलपमेंट कहां पे हुआ? ताम्र पाषाण काल। ठीक, नव पाषाण काल के बाद एक नया हेडिंग डालना आप लोग, ताम्र पाषाण काल। इसका कोई निश्चित डेट नहीं बताया गया है कि कब से कब तक होगा, लेकिन ये नव पाषाण काल के ही अंतर्गत आता है। ठीक, ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल। आपको सीधे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहां से? मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? वह धातु जिसको पहली बार मनुष्य ने जाना कौन सी थी? तांबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांबा। तांबा वो पहली धातु थी जिसको मनुष्य ने ढूंढा था, तांबा। ना लोहा, ना पीतल, ना कुछ, क्या थी? तांबा। अगर आपने ये कभी पढ़ा नहीं है और ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप लोहा मारोगे। ऑप्शन में अगर लोहा तो होगा ही, तो अगर आपको क्वेश्चन आया और आपने पढ़ा नहीं है इसको कभी भी, तो आप डेफिनेटली क्या मारोगे? क्योंकि लोहा जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कॉमन धातु है, और ऐसा लगता है कि सबसे पहले इंसान ने इसी को ढूंढा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले किसको ढूंढा गया? तांबा। तो तांबा मिला। ठीक, और धातुओं के मिलने से मानव का जो विकास था ना वो ज्यादा तेजी से हो पाया। आगे मैं बताऊंगा कैसे। अभी तक तो तांबा मिला है, लेकिन तांबा उतना मजबूत नहीं था, है ना। बाकी जैसे लोहा होता है वैसा मजबूत नहीं होता। जब लोहा मिलेगा तब जाकर के ना पूरा विश्व जो है वो एकदम तेज भागेगा। और लोहा भी नहीं मिलेगा, वो बहुत लेट में मिलता है। वो कब मिलेगा? अभी कौन सा काल पढ़ रहे हो? अभी 5000 साल पहले का इतिहास है, कम से कम 5000 साल पहले का। और लोहा हमको पहली बार कब मिलेगा मालूम है? 1000 साल बीसी में। मतलब अभी भी तांबा मिलने के बाद भी 4000 साल तक हमारे पास वो धातु नहीं थी जो मानव के विकास का एक इंजन था। वो धातु हमारे पास नहीं थी। ठीक है, इसलिए तांबा मिलने से लेकर के लोहा मिलने का जो काल था एकदम धीमा था प्रोग्रेस। लेकिन जैसे ही हमको लोहा मिला हमारा प्रोग्रेस मतलब 10 गुना बढ़ गया। वो कैसे हम देखेंगे, फिलहाल अभी वो चैप्टर हमारा नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैसे संस्कृतियों का विकास होता है। इसमें तो ये कम ही पॉइंट्स है, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन आप हल्का फुल्का कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, कॉमनली। तो अब नवपाषाण काल के बाद जो समय आया ताम्र पाषाण काल, यहाँ पे आप संस्कृतियों को देख सकते हैं कि कैसे अब संस्कृति है क्या। आपको ना दो चीजें अभी पढ़नी पड़ेगी, दो चीजें आप देखना। एक संस्कृति, एक शब्द पढ़ोगे आप संस्कृति, और दूसरा पढ़ोगे सभ्यता, कल्चर और सिविलाइजेशन, सभ्यता। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। संस्कृति का मतलब समझ आ गया होगा आपको, है ना, कि जब कुछ लोग या लोगों का समूह एक ही प्रकार की सोच रखता हो, एक ही वातावरण में जीवित रहता हो, ठीक, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उनके जो आपसी जो उनके साधारण जो जीवन है उनका हर एक पहलू एक दूसरे से मिलता हो। ठीक है, संस्कृतियों का विकास हुआ, और जब इसी संस्कृति ने अपना एक व्यापक रूप लिया, जब वो बड़ा हो गया, एक बड़े क्षेत्र में चला गया, तो फिर वो क्या बन गया? सभ्यता बन गई। ठीक है, तो यहां तक सभ्यता नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ तो केवल संस्कृति है। और कुछ कुछ संस्कृतियां आप याद रखिए ताम्र पाषाण काल में जो मिली, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आता, केवल ये क्वेश्चन आता है। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मिला? पहला तांबा, तो इसलिए वो ताम्र पाषाण काल। अब यहाँ पे पाषाण काल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि तांबा केवल मिला था, इसका यूज चालू नहीं हुआ था। तो अभी भी जो मनुष्य है वो किस पर डिपेंडेंट है? तांबे पर, सॉरी, पाषाण पर। ठीक है,
पहला ध्यान रखना, आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति ताम्रपाषाण काल में पहली और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आहड़ संस्कृति। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कहां पे है, ये याद रखना कहां पे है, भारत के राजस्थान में। ठीक, राजस्थान से पुरातत्वविदों को ये संस्कृति मिली, इसके साक्ष्य मिले हैं, आहड़ संस्कृति के साक्ष्य। आहड़ संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को ही बनास संस्कृति कहा जाता है, या इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्रवती संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत के राजस्थान से। ठीक, इसे आहड़ संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां से इसके प्रमाण मिले हैं, जो बस्तियां मिली है प्राचीनतम, है ना, उस जगह का नाम ही आहड़ है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां पे वो नगर प्राप्त हुआ था, उस जगह का नाम हड़प्पा है। इंडस वैली वालों ने वो नाम नहीं दिया था कि ये हम नगर बसाए हैं, इसका नाम हड़प्पा है, ऐसा नहीं है। वो नाम उस जगह का पहले से ही था, हमने ही दिया था उसको। ठीक है। बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बनास नदी है, ये बनास नदी के किनारे पे मिला था, और चूंकि यहां से तांबे के प्रमाण मिले थे, तो इसे ताम्रवती संस्कृति कहा जाता है। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बस हल्के फुल्के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट संस्कृति है वो है जोरवे। जोरवे संस्कृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति, जैसे मान लो कोई छत्तीसगढ़ से संस्कृति मिलती रायपुर से, तो क्या नाम पड़ जाता है उसका? रायपुर संस्कृति। ठीक, जोरवा से मिली तो जोरवे संस्कृति नाम पड़ गया, आहड़ से मिली तो आहड़ नाम पड़ गया। जैसे अभिलेखों के नाम कैसे पड़े हैं? जहां से वो मिले हैं, वैसे संस्कृतियों के नाम भी उस क्षेत्र के नाम से पड़ते हैं। ठीक है। जोरवे संस्कृति कहां पे है? महाराष्ट्र। कहां पे है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। अब इसी संस्कृति के अंतर्गत आपको दो स्थान ऐसे मिले हैं जहां से प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिले हैं कुछ कुछ चीजों के। उनमें से पहला है इनाम गांव। इनाम गांव ये महाराष्ट्र में एक जगह है, इनाम गांव। इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति, दी मदर गॉडेस, दी मदर गॉडेस, मातृ देवी। मतलब एक छोटी सी मूर्ति मिली है जिसको पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या कहा है कि यह मातृ देवी होगी। तो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादा मूर्तियां मिलेंगी इनकी, लेकिन ये जो मूर्ति है या ये जो देवी है वो इंडस वैली से पहले से भी प्राप्त हो चुकी है हमको, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आगे। इनाम गांव कहां पे है? महाराष्ट्र में ही, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। और यहां से क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली। एक स्थान याद रखना, दायमाबाद। दायमाबाद, दायमाबाद, यहां से तांबे का रथ मिला है। रथ समझते? इसमें घोड़ा बांध के आप दौड़ सकते हैं, रथ दौड़ा सकते हैं, आप क्यों दौड़ोगे? तांबे का रथ। अच्छा, ये रथ बड़ा नहीं था,
खिलौना था, छोटा वाला, ठीक है। तांबे का क्या मिला है? एक प्रकार का खिलौना जैसा था, स्कल्पचर, छोटा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, ठीक है। दायमाबाद क्या मिला है? तांबे का रथ मिला है। और इनाम गांव से क्या मिला है? ठीक है। जोरवे संस्कृति कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और ये दोनों जगह इस संस्कृति के अंतर्गत ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे याद रख लो, इनाम गांव, अब इनाम में आपको क्या मिली है? मातृ देवी। क्या मिली है इनाम में? मातृ देवी। दायमाबाद तो आपने दाम देकर क्या खरीदा है? दाम देकर क्या खरीदा है? तांबे का। और इनाम में क्या मिलेगा? और दोनों को जोड़ लेना। दोनों क्या कर लेना? जोड़ना मतलब समझते हो क्या होता है? भर लेना। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो घर में बोलते हैं ना, तो कपड़ा कपड़ा लत्तल क्या कर लेबे? जोड़ ले हस, तो जोड़ लेबे, ठीक है। तो क्या करना है? इसको जोड़ लेना और जोड़ के कहाँ चले जाना? महाराष्ट्र चले जाना, वापस मत आना। पढ़ते वढ़ते नहीं हो, वापस मत आना, ठीक है। तो जोड़वे संस्कृति कहाँ पे? महाराष्ट्र में। दो स्थान याद रखो, कौन कौन से? इनाम गांव और दायमाबाद। दायमाबाद से क्या मिला है? तांबे का रथ। और इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक संस्कृति का नाम है मालवा। अबे मालवा कहाँ पे है मत पूछ रहे हो? मालवा महाराष्ट्र में। अच्छा, 26 तो नाम गिना दो, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। मालवा संस्कृति है मध्य प्रदेश में। यहां से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश, मालवा से। मालवा का पठार है ना। इसके बाद चौथा, कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कहां पे है? यह है सिंधु, जो सिंध प्रांत है वहां पे, ऐसा लिख लो सिंध प्रांत। अभी तो सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। तो सिंध एरिया में, सिंध में, सिंध प्रांत पाकिस्तान, यहां से, ठीक। कभी कभी ऐसा आता है कि सिंधु नदी के तट पर कौन सा संस्कृति प्राप्त हुआ है? सिंधु नदी। तो ध्यान रखना, ये कायथा संस्कृति प्राप्त है। कायथा जगह का नाम है, ठीक। मालवा भी जगह का नाम है। तो ये कुछ कुछ संस्कृतियां आपको ध्यान रखना है, ठीक। मेनली यूपीएससी वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन फिर भी पीएससी में पता नहीं, आप यूपीएससी को थोड़ा फॉलो करने लगा है तो मे भी चांस है कि वो थोड़ा सा डीप में जा करके ये सब क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। अब इतिहास इतना बड़ा है कि आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो किस टॉपिक पे जाना चाहेगा, ठीक है। इसलिए आप हर टॉपिक को छोड़िए मत, किसी को भी हल्के में मत लीजिए, है ना। और भारी कुछ भी नहीं है। क्या है इसमें कुछ भारी लगा आप लोग को? ताम्र पाषाण काल में संस्कृतियां बननी स्टार्ट हुई, ठीक। आपको 4 संस्कृतियों के नाम रखने याद रखने हैं, ठीक। कौन कौन सा? आहड़, जोरवे, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, ठीक। कायथा कहाँ पे है? सिंधु नदी के आसपास। अब वो सिंध प्रांत चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में। मालवा का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मालवा तो एमपी में है ही। इसके बाद आपको याद रखना है एक ठो जोरवे संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है, थोड़ा ही ध्यान रखना। जोरवे और आहड़ दो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आहड़ संस्कृति कहाँ पे है? राजस्थान में है। कौन सी नदी के तट पर मिला ये? तो बनास नदी के तट पर, ठीक। इसी को ही ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जोरवे संस्कृति में आपको 2 जगह याद रखने हैं, कौन कौन से? अब इनाम में क्या मिलेगी? मातृ देवी। और दाम देकर क्या खरीदोगे? तांबे का क्या? लोटा। चलिए, बस इतना ही याद रखो। जिस पोर्शन से जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है उतना याद रखो।
ये तो पूरा टेक्निकल है, अगर इसमें आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कई दिन इसी में लग जाएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में ना, उसको उतनी इंपॉर्टेंट आप दिए, उतनी इंपॉर्टेंस दिया करो। मतलब आपके लाइफ के लिए जो जितना इंपॉर्टेंस रखता है उसी के हिसाब से उसको टाइम दिया करो, ठीक है। आज के टाइम पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखता है? हाँ, घर वाले? हाँ, आप स्वयं ऐसे लिखते हैं, स्वयं, स्वयं, हाँ ऐसे लिखते हैं आप स्वयं। आप आज के लिए, आज के डेट में ना आपके लिए खुद से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना, अपने लाइफ का पूरा टाइम किसको देना है? स्वयं को देना है। तो स्वयं का स्क्वायर कर दो, समझ रहे हो? दूसरे को दोगे उसका भरोसा नहीं है कब तक काम आएगा, ये बात तो सत्य है ना। दुनिया वालों को बुरा लगता है तो लगे, अच्छा लगता है तो भी लगे, लेकिन दूसरे को टाइम दोगे तो हो सकता है वो काम आए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया के सब लोग बेकार ही होते हैं, कि आप जिसको समय दिया आपका समय खा के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, ठीक, लेकिन भरोसा नहीं है ना। लेकिन अपने को अगर आप टाइम दोगे ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप अपने काम तो खुद आओगे ही। अब अपने आप को बर्बाद करना चाहोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर अपने आप को टाइम दिए हो, अपने को सुधारने में टाइम दिए हो, या अपने को सही ट्रैक में रखने के लिए टाइम दिए हो, तो आपको डेफिनेटली आपकी जो मंजिल है वो जल्दी मिलेगी। चलिए, पाषाण काल खत्म। पाषाण काल में आपको 4 ही चीजें पढ़नी है। पूरा पाषाण काल, अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में अलग अलग बांट सकते हैं, लेकिन अपन नहीं बांटेंगे, कोई मतलब नहीं है। दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नवपाषाण काल से, ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसके बाद ताम्र पाषाण काल से मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा आज तक कि उससे क्वेश्चन पूछा हो। एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस काल का हिस्सा है? पाषाण काल का है, ताम्र पाषाण काल का है, या किस काल का है? तो वो ताम्र पाषाण काल का है। एक क्वेश्चन वहां से पूछा था, और एक आध बार ना संस्कृतियों से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ यहाँ से क्या मिला था, तो वो दायमाबाद वाला क्वेश्चन पूछा है, मुझे इतना ध्यान आ रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? घर जाके पढ़ना अच्छे से, ठीक। और इसमें डाउट भी लाओगे ना तो कोई मतलब का नहीं है, जितना है उतना पढ़ लेना। जो समझाए थे कि संस्कृतियों का विकास कैसे होता है वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो लेक्चर देने में अच्छा लगता है। जब आप किसी को बताओगे तो अच्छे से बता पाओगे, ठीक। अब तैयारी करो तो ऐसा ऐसा तो ना हो कि बस अपने लिए तैयारी कर रहे हो कि व्यापम का पोस्ट निकल जाए, पीएससी का निकल जाए, बस उसके बाद दुनिया जहां से कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब अगर आप किसी को, आप कोई जानता है आपको अगर कि आप तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको ना जज करेगा। और कहीं भी जाओगे ना तो जो भी टॉपिक होगी वो आपसे क्वेश्चन कर देंगे। और कुछ लोग कोचकने वाले होते हैं लाइफ में, तो उनसे थोड़ा सावधान रहना, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। वो आप लोगों को जलील करने के लिए ही पैदा हुए दुनिया में, ठीक है। तो हो जाना जलील। नहीं आता भैया, सॉरी, हम ही गधे हैं, आप ही महान हो, तभी तो डिप्टी कलेक्टर बन के बैठे हो, बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जलील करने वालों से थोड़ा दूर रहना, कभी करे तो हो जाना, लेकिन बेशरम बन जाना। बार बार जलील होने वाले लोग बेशरम बन जाते हैं, हाँ, उसके बाद उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। इतना मतलब गाली पड़ता था एक जन को, इतना गाली पड़ता था बेचारे को, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन उसी का हुआ। तो समझ लेना, जिसको जितना गाली पड़ रहा है क्लास में, उसका सिलेक्शन जल्दी होने वाला है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपका दूसरा टॉपिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका नया टॉपिक है।
हेडिंग डाल लो और डेट लिख लो 2500 BC, 2500 ईसा वर्ष पूर्व, 2500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 1750 ईसा वर्ष पूर्व, 2500 से लेकर के 1750 ईसा वर्ष पूर्व के बीच में इस सभ्यता के होने के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करता है C14 मेथड। यहां से जो अवशेष साक्ष्य मिले हैं वो इस सभ्यता के इस टाइम पीरियड के बीच में होने का प्रमाण देते हैं, 2500 BC टू 1750 BC, 1750 BC। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले हमारे पास एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसने भारतीय इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी है ना, कि उसका कोई मतलब पार नहीं पा सकता। अब आप देखिए 1905 के आसपास एक बार भाषण चल रहा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक संस्था है भारत में, मतलब थी, अभी भी है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये जो संस्था है 1784, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। 1784 में किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना। सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? एशिया और भारत के इतिहास को संजोना, उसकी तह तक जाना और उसको एक क्रमबद्ध रूप में, है ना, पब्लिश कराना, इसका एक उद्देश्य था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्थापक कौन? सर विलियम जोन्स। कब की गई थी स्थापना? 1784, 1784। इस संस्था का एक सम्मेलन चल रहा था 1905 के आसपास, 1904-05 के आसपास, और उस समय भारत के जो वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, वायसराय कर्जन। ठीक, वायसराय मतलब उस समय भारत का सर्वे सर्वा वही होता था। तो कर्जन ने एक अपनी स्पीच में कहा कि भारत के लोगों का इतिहास जो है वो अभी अभी जुम्मा 400-500 साल पुराना है। यहाँ के लोग अभी अभी क्या हुए हैं? विकसित हुए हैं। 400-500 साल पहले भारत के लोग क्या थे? तो अर्ध मानव थे, गोरिल्ला बोलते थे हम लोग को। यूरोप में जो अंग्रेज थे 1857 के बाद, जो 1857 का रिवॉल्ट था, उस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों ने भारत का बहुत ज्यादा कुप्रचार किया दुनिया में। मतलब हमारी संस्कृति को और हमारे जो विचार थे उनको दबाने के लिए, है ना। मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी पे राज करना है तो आप उसको इतना दबा दो, उसको इतना हीन बता दो, उसको इतना नीचा दिखा दो कि वह ऊंचा सोच ही ना पाए, वो आप ही को सबसे ऊंचा माने। तो ऐसे साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया था? भारत का दुनिया भर में कोई प्रचार किया था। और इसी के तहत वो जहां भी जाते वो यही बात कहते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है? अभी अभी की है, 400-500 साल पुरानी है ना। इनको कुछ पता नहीं है। इनका डेवलपमेंट तो तब हुआ जब हम यहाँ पे आए, मतलब हम इनके पालनहार हैं, उद्धारक हैं। तो ये जो स्पीच है वो साबित करता है कि इनकी नियति कैसी थी और दुनिया में भारत की स्थिति कैसी थी 19वीं शताब्दी में। ठीक, इसके बाद 1921 में बड़ी घटना हो गई। हड़प्पा नामक एक स्थान पे एक पूरा का पूरा शहर बाहर निकल आया, पूरी दुनिया सन्न हो गई। और तब पता चला कि जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि इनकी सभ्यता अभी अभी की है, कुछ 100 साल पुरानी, उनकी वो तो आज से कम 5000 साल पुराने हैं। और वो भी ऐसा नहीं है, वो भी एक सिविलाइजेशन था, नगर था, नगरीय सभ्यता थी। दुनिया में पहले गांव बसे हैं, गांव के बाद लोग शहरों में आते हैं। ये एक मानव का जो डेवलपमेंट का वो है ना, रास्ता है, वो ऐसे ही होता है। लोग पहले कम पढ़े लिखे होंगे, फिर पढ़े लिखेंगे, उसके बाद फिर गांव से शहर जाते हैं, फिर शहर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने पहले क्या ढूंढ लिया?
मतलब हमारे पूर्वज एकदम ठेठ क्या थे, शहरी थे। ठीक है, हम लोग पुरातन काल से ही क्या है, शहरी है। ठीक है, और शहरी हम किस बेस पे कह रहे थे, एक तो उनके शहर के बनावट के आधार पे, और दूसरा जो जो दो फैक्टर होते हैं ना किसी शहर को शहर कहने के लिए, एक तो उसकी बनावट, उसकी बसाहट, वो बिल्कुल शहरी थी, और दूसरा कि वहां की जो अधिकतर पॉपुलेशन होगी, कमाने वाली पॉपुलेशन जो अर्न करती हो, उसका 75% से ज्यादा भाग कृषि से भिन्न किसी और कामों में व्यस्त हो। मतलब 75% जनसंख्या कृषि नहीं करती हो, कृषि के अलावा कोई दूसरा काम करती हो। और ये सभ्यता व्यापारी सभ्यता थी। तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो क्या थे, क्या थे, व्यापारी थे। किसान तो थे ही, ऐसा नहीं किसान नहीं थे, लेकिन ठेठ क्या थे, व्यापारी थे एकदम। और आज भी देखोगे ना, इसी क्षेत्र में व्यापार ज्यादा विकसित है आज भी। राजस्थान मारवाड़ी, मारवाड़ी इलाका है, कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे। ठीक है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो, जो लोग हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके उनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया 1921 के बाद। फिर देखो कुछ दिन बाद हम लोग आजाद भी हो गए। पहले मिलता तो जल्दी आजाद हो जाते। ठीक है, तो खैर ये सब बातें अलग है। ये तो ध्यान रखना ही है आप लोग को कि अंग्रेजों की नीति क्या थी। लेकिन ये सभ्यता 2500 साल, सॉरी 2500 बीसी की है। ठीक है, अगर आप आज से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 4500 साल पुरानी। ठीक है, टाइम हो गया क्या, टाइम है अभी। 1826, 1826 चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, मतलब जो सैन्य अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनको पहली बार पंजाब के पास, पंजाब में एक जगह है साहिवाल, साहिवाल नामक जगह पे एक टीला दिखाई दिया। टीला समझते हैं, जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग, टीला। तो उस टीले में उन्होंने देखा कि ये क्या थे, ये एक्चुअल में क्या थे, चार्ल्स मेसन एक सैनिक थे, सैनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी। देखिए इनका जैसे पार्ट टाइम था, हॉबी जैसा था, पुरातात्विक काम करना, सिक्कों को कलेक्शन करना, पुरानी चीजों को ढूंढना। उस समय का जो ट्रेंड था ना, ये यही था, क्योंकि जितनी चीजें आज मिल चुकी हैं उतनी पहले नहीं मिली थी। तो लोग लगातार खोज में डूबे होते थे कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। देखना जितने भी एक्सप्लोरर वाली घटनाएं हैं ना, वो इसी टाइम पे हुई थी, 18वीं 19वीं शताब्दी में। आज के टाइम पे नहीं होती ये सारी चीजें। बहुत सारी मूवीज है जो इसमें बेस्ड है। तो इनको अचानक से एक टीले के पास कुछ मिला, कुछ ईंटें मिली। बोले इतना निर्जन स्थान है, यहाँ पे ईंट कैसे आ सकता है। अब ईंट कहीं पे शहर वहर हो, कहीं पे घर वर हो तो समझ आए, लेकिन ऐसे निर्जन स्थान में जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, वहां पे ईंट कैसे आ सकता है। तो कोई ला के तो नहीं छोड़ा होगा। ठीक, उनको महसूस हुआ कि वहां पे कुछ है नीचे में थोड़ा बहुत। तो इन्होंने इसकी जानकारी किसको दी, कंपनी के अधिकारियों को दी। लेकिन इस बारे में कोई ऐसा खोज नहीं किया, क्योंकि उस समय तक भारत में कोई ऐसी संस्था भी नहीं थी कि इस क्षेत्र में काम करे, पुरातन चीजों के प्रति कोई ऐसी संस्था नहीं थी। फिर बाद में जाकर के 1861 में, 1861 में एक संस्था बनी भारत में, एएसआई, आपने नाम सुना होगा, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये एक नई संस्था भारत में लाई गई। कौन सी, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। ये क्वेश्चन आया है, स्थापना किसने की थी, कनिंघम के समय। कनिंघम, दो चार अंग्रेजों के नाम याद रखिए, क्योंकि वो भारत के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति साबित हुए थे। उनमें से एक अलेक्जेंडर कनिंघम है।
1901 के आसपास, लगभग 1900 में इस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल, ठीक, जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और वो 1947 तक, मतलब भारत की आजादी तक, इस संस्थान के अध्यक्ष पद पर थे। इन्हीं के संरक्षण में ज्यादातर पुरातात्विक वाले काम भारत में हुए और इन्हीं के जो सहयोगी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, तो इनके सहयोगी दयाराम साहनी को भेजा गया कहां पे, उसी स्थान पे जहां पे चार्ल्स मेसन ने कुछ जानकारी दी थी। इन्होंने खुदाई स्टार्ट कराई वहां पे और देखते ही देखते कुछ ईंटों के बाद कुछ दीवार निकली, कुछ दीवारों से फिर कुछ करते 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 पूरा का पूरा एक शहर आ गया बाहर और उस शहर का नाम दिया गया हड़प्पा। दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी हड़प्पा, इसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। अब तक भारत का इतिहास कुछ 100 साल पुराना कहा जाता था, अब वो सीधे हो गया 5000 साल पुराना, एक शहर के खोजे जाने से, हड़प्पा। ठीक, तो पहला इस सभ्यता के अंतर्गत जो पहला नगर खोजा गया था उसका नाम क्या था, हड़प्पा। ये कब की बात है, 1921, 1921, 1921, 1921 में खोजा गया इसको। किसके द्वारा, तो हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजकर्ता कौन, दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल। ठीक, क्वेश्चन पूछा एक बार कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग कलकत्ता के डायरेक्टर कौन थे, तो कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक, अच्छा ये एएसआई से भी क्वेश्चन पूछता है ना, इसका मुख्यालय कहां पे है, कलकत्ता में, कलकत्ता, कोलकाता। ठीक, और एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था यूपीएससी ने कि एएसआई जो है वो भारत के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, कौन से मंत्रालय, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना आप लोग कि ये आता है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति, जो भारत के कल्चर को सहेजने का काम करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा था उसने। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पीछे ये जो थोड़े फैक्टर्स थे और जिनसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हमने चर्चा किया आज के टाइम पे, आज के क्लास पे। और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग चर्चा करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में, कहां तक फैला है, कहां तक इसका एरिया है, कौन से नगर है प्रमुख प्रमुख, ठीक, किस दिशाओं में कौन से शहर है, कौन सी नदियां हैं, है ना। इसके बाद जो प्रमुख शहर है जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे हड़प्पा है, सिंधु है ना, वो है क्या बोलते हैं, कालीबंगा है, लोथल है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद इनकी जो सिविलाइजेशन थी थोड़ी बहुत चर्चा उस पर कर लेंगे क्योंकि वो मेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से फिर अभी उसको थोड़ा स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई। कोई इसमें डाउट किसी को? इंट्रो बस था ये आज का ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, जितने भी आपको मैंने फैक्ट बताए हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन विधिवत इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,